नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जी हां, इसी काया को निरोगी रखने में योग अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग हमारी अमूल्य धरोहर है। योग हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत के तौर पे मिला है और हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत को पूरा विश्व समझ चुका है। पूरा विश्व योग के पथ पर चल पड़ा है। पूरे विश्व में योग को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय भी योग ही है। योग का हमारे और हमारे समाज पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, योग से किस तरीके से हमें मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तरीके से शांति मिलती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। आप हैं डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी जी सहायक आचार्य के पद पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में कार्यरत हैं। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। सर, पूरा विश्व योग के पथ पर चल पड़ा है। योग की चर्चा शुरू कर रहे हैं। जो योग शब्द है उसके क्या कुछ मायने हैं, वो हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, योग को अगर हम आम भाषा में समझें तो उसका तात्पर्य जुड़ना, और उसकी उत्पत्ति भी देखिए आप युजुर योगे शब्द से हुई है। लेकिन जुड़ना किससे, ये हमको समझना काफ़ी ज़रूरी है जी। जब तक हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे, तो हम बाहर वाले से कैसे जुड़ पाएंगे समाज से। और अक्सर मानव समाज के साथ ये विडंबना रही है, वो हमेशा सुख और दुख बाहर के व्यक्तियों में तलाश रहा है, जबकि उसकी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों उसके अंदर में विद्यमान है। आप देखिए, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे दुख का कारण सबसे ज़्यादा वही व्यक्ति बनता है जिसको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। आप देखिए, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा कही बात से हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए योग के लिए कहा भी गया है, सुख और दुख में एक समान रहना वो भी योग है, और चित्त की वृत्तियों का निरोध करना वो भी हमारे लिए ही योग है जी। योग के बारे में अगर बात करी जाए तो योग का जो महत्व है वो शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत विस्तार पूर्वक जाना जाता है। तो वो हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से योग हमारे शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक जो तंत्र है उसको सुदृढ़ करता है। देखिए, योग जो है वो विज्ञान भी है और आध्यात्म भी है जी। संसार में यही एक विधा है जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों के लिए हम लोगों को प्रेरित विज्ञान और अध्यात्म के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। बिल्कुल, और यही है जो हम लोगों को दोनों को से जोड़ के रखती है। आप देखिए, अगर हम विज्ञान की तरफ ज्यादा जाएंगे तो हम आध्यात्म से दूर हो जाते हैं, और पाश्चात्य देशों के साथ अक्सर यही समस्या है, वो आध्यात्म की प्राप्ति के लिए यहाँ आ रहे हैं जी। और आप देखिए, योग जो है वो तो हमारी संस्कृति और विरासत का काफी समय से हिस्सा है। और आप देखिए, डिजीज जो होती है वो भी साइकोसोमेटिक, मतलब मनोदेहिक है। पहले जो विकार है वो हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, फिर वो दैहिक रूप में हमारे विकृत होते हैं। इसलिए हम लोगों को ये समझना भी जरूरी है जी। योग जो है हमारे मन के साथ साथ तन को भी हमारे सुदृढ़ करता है, और हमारे जो आचरण और व्यवहार है उसके ऊपर भी योग का काफी इम्पैक्ट रहता है जी। योग का, जैसा आपने बताया कि ये विज्ञान और आध्यात्म के बीच की कड़ी है, योग का जो मैकेनिज्म है शरीर में उसको हम आपसे समझना चाहिए। किस तरीके से योग करने से मन को शांति मिलती है, क्या कुछ रहता है? देखिए, योग में सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे प्राणायाम या ब्रीथिंग पैटर्न। अब पाश्चात्य समाज भी हीलिंग थ्रू ब्रीथिंग के लिए जाना है, लेकिन आप देखिए जो प्राणायाम है वो तो हमारे पास कब से विद्यमान मतलब हमारी जड़ें हैं जो वापस से पुनर्विकसित तौर पे पूरे विश्व में वापस फैल रही है। जी बिल्कुल, जो हमारे ट्रेडिशन है वो ट्रेंड बन के वापस आ रहे हैं जी। योग को हम योगा कब ले रहे हैं कि जब वो ट्रेडिशन था, हमने सैकड़ों शताब्दियों से उसे माना नहीं। पिछले 10 वर्षों से जब वो इतना बड़ा हो गया तो हमने मान लिया। लेकिन आप देखिए, गेटिंग बिगर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन योगा, गोइंग डीपर इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए योग के लिए भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट। और जैसे मैं प्राणायाम के ऊपर बात कर रहा था, आप देखिए हीलिंग थ्रू ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज्यादातर हम लोग योग में बात करते हैं कि हम लोग गहरी लंबी सांस लीजिए। आप देखिए, बेबी जब भी सोता है उसका एब्डोमेन पूरी तरह से ऊपर और नीचे होता है। वो जो ब्रीदिंग है वो नेचुरल ब्रीदिंग है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। आप देखिए, जब भी हम लोग गुस्सा या तनाव आता है, हमसे यही कहा जाता है गहरी लंबी सांस लो बेटा, कि थोड़ी देर गहरी लंबी सांस लो। उसका मीनिंग भी यही है कि हम सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर शिफ्ट हों। बिल्कुल, इसको सरल भाषा में किस तरीके से समझें? इसके सरल भाषा में आपको समझने का एक तरीका है कि आप देखिए, आप अपना एक हाथ एब्डोमेन के ऊपर करेंगे और फिर आप इनहेल करेंगे। तो आप देखिए, जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो एब्डोमेन एक्सपेंड होना चाहिए, पर ज्यादातर लोगों के साथ उल्टा हो रहा है। जब आपने बैलून के अंदर हवा भरी तो एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आपका ब्रीथिंग पैटर्न ही आप जब गलत है तो उसका बायोमैकेनिक कैसे सही होगा? अब देखिए, उसका सही तरीका क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग है शैलो हो गई। छोटा जो बेबी, उसको ना कोई स्ट्रेस है, ना एंजाइटी है, ना उसके मन में कोई ईर्ष्या, ना द्वेष का भाव है।
उसकी जो ब्रीदिंग है नेचुरल ब्रीदिंग है, तो वो डीप ब्रीदिंग या फिर योगिक ब्रीदिंग कर रहा है। हमारी जो ब्रीदिंग है शैलो ब्रीदिंग या फिर डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग हो चुकी है। तो इसलिए हमको योग ब्रीदिंग के लिए, डीप ब्रीदिंग के लिए जरूरी है हम प्राणायाम को उचित मात्रा में करें और पूरा कुंभक रेचक का भी अभ्यास करें। योग का पूरा मैकेनिज्म की अगर बात करी जाए तो ये किस तरीके से रहता है? योग के मैकेनिज्म में आप देखिए हम लोगों को 3 प्राणायाम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूरक, कुंभक और रेचक। ज्यादातर व्यक्ति आप देखिए प्राणायाम करते हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, अनुलोम लिया, सांस छोड़ी, फिर एक्सेल में एक्सेल किया। कुंभक का हम लोग उपयोग ही नहीं कर रहे, उसमें श्वास को लेना, ब्रेथ को रिटेन करना और देन एक्सेल करना, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी देखिए इनहेल, ब्रेथ को रिटेन और एक्सेल, इनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह भी मान सकते हैं जी। इनहेल की तरह हमने शुद्ध वायु बॉडी में ली ब्रह्मा की तरह, विष्णु की तरह वो बॉडी में एसिमुलेट हुई, और जो अशुद्ध वायु है वो महेश की तरह शरीर से बाहर गई। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा आप देखिए इसको जीओडी गॉड, मतलब जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर, इस रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन उसका आइडियल अनुपात हमको पता होना जरूरी है। आप देखिए उसका जो आइडियल अनुपात है वो 1, 4 और 2, मतलब 1 सेकंड हमने इनहेल किया तो 4 सेकंड तक होल्ड करें और 2 सेकंड तक एक्सहेल करें। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में उल्टा हो रहा है, अगर हमने इनहेल 1 सेकंड किया तो एक्सहेल हम दो आधे सेकंड में ही कर दे रहे हैं। मतलब एक सेकंड तक तो इनहेल करना है, 4 सेकंड तक सांस को रोक के रखना है और 2 सेकंड एक्सहेल। मतलब अशुद्ध वायु पूरी तरह से बॉडी से बाहर जानी चाहिए, प्योरीफाई हो एक तरीके से, तब जरूरी है। और हमारे साथ उल्टा है, हम लोग शुद्ध वायु तो ले लेते हैं लेकिन अशुद्ध वायु रेजिडुअल वॉल्यूम में बॉडी में रह जाती है, इसीलिए हम लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी समस्या होती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी कोई किसी भी फ्रूट जूस या करेले या नींबू के जूस के द्वारा नहीं होता, वो हमारे ब्रीथिंग पैटर्न के द्वारा ही होता है। उसके लिए जरूरी है कि जो शुद्ध वायु हमने ली है, अशुद्ध वायु पूरी तरह से बॉडी से बाहर भी निकल सके। ऐसे कौन से योगाभ्यास है जो हमें रोज करनी चाहिए? देखिए योगाभ्यास में ज्यादातर तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने डिसाइड किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, वो ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कई बार व्यक्ति को ऐसा लगने लगा था कि वो बाहर जाके 1 घंटे तक या 45 मिनट तक योगाभ्यास नहीं कर सकता, तब भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से हम लोगों ने योगा ब्रेक लॉन्च किया। जिस तरह से टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक होता है, उसी तरह से योगा ब्रेक का छोटा रूप है कि आप चेयर पे बैठे हुए, विशेष रूप से ऑफिस गोइंग, क्योंकि आप देखिए सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, कि स्मोकिंग के कारण जो हेल्थ हैजर्ड हो रहे थे वो सिटिंग के कारण हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने योगा ब्रेक उसमें लॉन्च किया कि 5 मिनट में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उसमें आपको ये में बांट के हम टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक क्यों ले रहे थे, उसका मतलब ये था वापस से रीफोकस करें, एनर्जाइज करें। तो उससे अच्छा है ना हम लोग योगा ब्रेक ही करें। जब हमको अपनी एनर्जी को चैनलाइज ही करना है तो हम योगा ब्रेक के लिए, उसमें आप देखिए बैठ के ही आप देखेंगे 5 मिनट का क्रम है, बैठ के ही हम जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, वो योगा ब्रेक के अंतर्गत। आपने योगा प्रोटोकॉल का जिक्र किया जो भारत सरकार ने जारी किया है, ये योगा प्रोटोकॉल क्या है, इसमें कौन कौन से योगा शामिल है? जी देखिए कॉमन योगा जो प्रोटोकॉल है उसमें आप देखिए भारत सरकार ने किस तरह से उसको बनाया है कि सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप देखिए सूक्ष्म व्यायाम में भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा सूक्ष्म व्यायाम, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो सूक्ष्म व्यायाम जी उसमें पूरा अंतर्गत आता है। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम में आपको ध्यान रखना, सबसे पहले हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद शोल्डर पे जाएंगे, फिर ट्रंक पे, फिर नी पे। अब लोगों को क्रम भी ध्यान नहीं रहता, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, पहले आप देखिए ऊपर नेक, फिर शोल्डर, फिर ट्रंक और फिर नी। तो सूक्ष्म व्यायाम से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ। मतलब नेक से रिलेटेड योगा हो पहले फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड में हाथ से रिलेटेड, और फिर ट्रंक और फिर नी, कमर से, और फिर घुटने। ये हमारा हो गया सूक्ष्म व्यायाम जिससे हम वार्म अप हुए। उसके बाद हम खड़े रह के करने वाले आसन करते हैं, तो उसमें आप देखिए हम वृक्षासन का अभ्यास कर रहे हैं, ताड़ासन कर रहे हैं, ताकि बच्चों की मेमोरी पावर को बढ़ा रहा है, हाइट को इंक्रीज कर रहा है। आप देखिए ज्यादातर जब हम सीनियर सिटीजन बनते हैं हमारे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, हम लोग अपने गेट का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते। उसके लिए देखिए वृक्षासन, ताड़ासन, ये जो आसन है कितने इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ खड़े रह के करने में फिर हम लोग अर्धचक्रासन, पाद हस्तासन और ये त्रिकोणासन का अभ्यास भी करते हैं, ये खड़े रह के करने वाले हो गए। नेक्स्ट आप देखिए उसके बाद हम सिटिंग सीरीज में जाते हैं, बैठ के करने वाले। तो उसमें आप देखिए सबसे पहले हम उसकी शुरुआती भद्रासन या बटरफ्लाई पोज से करते हैं, और महिलाएं जिन लोगों को पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उसके पश्चात हम वज्रासन के लिए जाते हैं, तो सिटिंग मतलब खाना खाने के बाद जो आसन है इंडाइजेशन के लिए वो वज्रासन है। उसके बाद हम उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन करते हैं। तो आप देखिए जिन लोगों के आई साइड वीक है उनके लिए उष्ट्रासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हम लोग हेयर पोज या पर चेयर पोज के लिए जाते हैं, ताकि शशांक आसन रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। और लास्ट में हम लोग वक्रासन का अभ्यास करते हैं, तो बैठ के। तो पहले हम सूक्ष्म व्यायाम, फिर खड़े रह के, फिर बैठ के। उसके बाद हम पेट के बल लेट के करने वाले आसन करते हैं। उसमें हम लोग अपना जो आसन है वो आराम से मकर आसन की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट भुजंग आसन में जाते हैं और लास्ट में
शलभासन का उपयोग करते हैं जी। उसके बाद आप देखिए हम पीठ के बल लेट के करने वाले आसन कर रहे हैं, उसमें सेतुबंध आसन आ गया, पाँव को हमने ऊपर लिया, अर्ध उत्तानासन आ गया, और आप देखिए उसके बाद अर्ध हलासन 90 डिग्री, और उसके बाद देखिए पवन मुक्तासन। और आप देखिए पाँव को जब हम ऊपर ले रहे हैं तो हमारी कोर की जो मसल्स है वो भी एंगेज हो रही है। और आप देखिए हमको लोअर बैक की समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि आप देखिए सर्वाइकल पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, थोरेसिक जो स्पाइन है वहां पे पेन नहीं हो रहा, क्योंकि ये रिब केस से कवर्ड है। लोअर बैक और सर्वाइकल पेन को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और लोअर बैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोर की जो मसल्स है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें। इसके लिए अर्ध उत्तानासन और जो हम अर्ध हलासन कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये आसन हो जाते हैं फिर हम शवासन में रिलैक्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कपाल भाती, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, और लास्ट में भ्रामरी के द्वारा इस चीज को समाप्त करते हैं। आपने इतने योगाभ्यास बताए, क्या ऐसा कोई योग है जो समय, काल और परिस्थितियों का मोहताज नहीं हो, उसको कभी भी किया जा सकती है और किसी भी अवस्था में? देखिए वो सबसे अच्छा योग जो मैंने आपको बताया वो वज्रासन ही है। उसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट यही है कि आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। और आप देखिए हमारे घर में से अगर 5 लोग हैं तो उसमें से 2 लोगों के साथ ये समस्या है ही, मतलब उन लोगों को या इंडाइजेशन है या कॉन्स्टिपेशन है। और एक टर्म हम लोग उपयोग में लेते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, मतलब मूवमेंट उनको जाने के बाद भी दिन भर ऐसा लगता है कि उनका जो बाउल का मूवमेंट है प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए भी वज्रासन की पोजीशन है काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, जैसे हम वज्रासन में बैठे हैं तो कई लोगों को सीवियर अर्थराइटिस है, वो लोग उसके नी के नीचे कुशन का उपयोग करें, या फिर उसके बाद जब बैठ रहे हैं तो अपने हिप्स के नीचे भी कुशन या फिर हाइट उसको ले सकते हैं। तो वज्रासन का उपयोग आप हमेशा किसी भी अवस्था में, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के पश्चात भी कर सकते हैं। जी, आज की हमारी काफी भागदौड़ भरी लाइफ है, तो क्या इस भागदौड़ भरी लाइफ में लोगों के पास में समय काफी कम रहता है, तो कम समय में ऐसे कौन से योग किया जाए जिनकी जो क्वालिटी है वो हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक हो, हमारे शरीर के लिए काफी वो लाभदायक सिद्ध हो सके? देखिए आप कम में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं तो आप सूर्य नमस्कार से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप देखिए सूर्य नमस्कार आप देखिए ज्यादातर लोगों को समस्या हो रही है ओबेसिटी के कारण हो रही है, और ओबेसिटी, डायबिटीज और बीपी इनका एक ट्रायड बनता है। जो व्यक्ति ओबेस है फिर वो डायबिटीज और बीपी होने की भी समस्या है। तो आप देखिए सूर्य नमस्कार करेंगे तो 10 मिनट का जो सूर्य नमस्कार है वो 40 मिनट वॉकिंग से ज्यादा आपकी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है। जी, अगर आप 40 मिनट घूमते हो उसकी जगह अगर 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें तो बराबर रहेंगे। बिल्कुल, और उसकी कैलोरी कंज्यूम के द्वारा आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कितनी फ्लेक्सिबल हो रही है। ज्यादातर लोगों सूर्य नमस्कार में आप देखिए हम फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर रहे हैं, बैकवर्ड बेंडिंग भी कर रहे हैं, सारा जो स्पाइन का मूवमेंट एक्सटेंशन है वो सारा सूर्य नमस्कार में हो रहा है। तो सबसे पहले वो कर सकते हैं। और लोगों के साथ एक कंफ्यूजन भी है, जब वो वॉकिंग करते हैं ज्यादातर अपने स्टेप काउंट करते हैं। तो आप देखिए एक जो मिथ है जब हम सिटिंग करते हैं उसके कंपैरिजन में तो वॉकिंग बेटर है, पर वो बेटर तो है परंतु बेस्ट नहीं है। हम लोगों को अपनी मसल्स को भी एंगेज करना काफ़ी ज़रूरी है। और आप देखिए वॉकिंग जो है वो हमारी फंक्शनल एबिलिटी है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जॉ की मसल भी काम कर रही है, पर वो एक्सरसाइज नहीं है ना। आप लोगों को मसल्स को भी एंगेज, ये जो हमारे बीच में मिथ आया कि हम सिर्फ वॉकिंग करते हैं मसल्स को एंगेज नहीं करते। और सीनियर सिटीजन में क्या होता है, उनका मसल मास इतना कमजोर है कि वो वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते। तो जो मसल्स मास है वो म्यूचुअल फंड की तरह है, जितना आपने शुरुआत में उसको एड ऑन करके रखा है वो बाद में उतना ज्यादा काम आ रहा है। तो आप सूर्य नमस्कार से उसकी शुरुआत करें, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम और मेडिटेशन के ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं। इसके लिए समय सीमा भी निश्चित है कि ये योग समय सीमा आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कुछ है? सूर्य नमस्कार, प्राणायाम ज्यादातर कर रहे हैं हम लोग अर्ली मॉर्निंग या ब्रह्म मुहूर्त जागरण में कर रहे हैं। उसके पीछे हमारा एक कॉन्सेप्ट भी है। जब हम अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार का उद्देश्य है हम सन को एक तरह से अर्घ भी दें, उसको नमस्कार भी करें, उसकी एनर्जी को फील करें। और आप देखिए भारत जैसी ट्रॉपिकल कंट्रीज में भी ये समस्या आ रही है, हम लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो यूरोपियन कंट्रीज में तो ठीक था, लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत है कि हम लोग घर से गाड़ी में बैठ के ऑफिस आते हैं, ऑफिस से वापस गाड़ी में बैठते फिर घर जाते हैं, और हम लोगों को फिर लग रहा है कि विटामिन डी की हमारे यहाँ कमी क्यों आई है। पर बाहर तो सूर्य का प्रकाश भी है, पर वो आपके घर में आपके अंदर कितना आ रहा है। तो सूर्य नमस्कार का, प्राणायाम का, योगा का सबसे जो बेस्ट टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग है, ताकि आप एम्प्टी स्टोमक रहें, अर्ली मॉर्निंग रहें, आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वहां से आप निवृत्त हो सके। उसके पश्चात आपने यथाशक्ति और यथा सामर्थ्य के अनुसार आपको योग और प्राणायाम करना चाहिए। जी, आजकल पुरुष हो या महिला, अगर दोनों की बात करी जाए तो दोनों ही कामकाजी हैं, ऑफिस में काम करती है और लंबे समय तक बैठना पड़ता है चेयर पे क्योंकि कंप्यूटर का वर्क रहता है, तो इस वजह से बैकबोन से रिलेटेड काफी कुछ समस्याएं हो रही है। तो उसको कैसे कुछ उसको दूर किया जाए योग के माध्यम से? अगर बात आप देखिए बैकबोन की जो समस्याएं फीमेल में ज्यादातर हो रही है, और हम लोगों को ये ध्यान रखना है जो हमारी फीमेल हेल्थ है वही एक्चुअल में फैमिली साइटिका की भी प्रॉब्लम चल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो हमारी फीमेल हेल्थ है वो फैमिली हेल्थ है, और ज्यादातर हम फीमेल हेल्थ को इग्नोर करते हैं अपनी फैमिली में। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया सर्वाइकल की और लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम हमको ज्यादा है।
तो उसके लिए मैंने बताया लोअर बैक को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो देखिए 70% जो बैक की प्रॉब्लम है वो हमारे पोस्चर के कारण है। अगर हम खड़े भी हैं तो हमारा वजन एक पाँव पे है, अगर महिलाएं किचन में काम कर रही हैं तो एक ही पाँव के ऊपर उनका पूरा वेट है जी। तो एज ए कोर्स ऑफ टाइम में जब वो सारी चीजें डेवलप होती जाती है तब वो बार हमारी बॉडी पे इंपैक्ट करती है। जो मैंने आपको बताया जो हमारी सर्वाइकल है उसके लिए हम लोग ट्रेपेजियस की जो मसल्स हैं उनको एंगेज करके रखें। लोअर बैक की अगर प्रॉब्लम है तो कोर की जो मसल्स हैं, चाहे आप लेग नौकासन कर रहे हैं या अर्ध उत्तान पादासन कर रहे हैं, तो हमारी कोर की मसल जब प्रोटेक्ट रहेगी तो लोअर बैक भी प्रोटेक्ट रहेगी। तो सर्वाइकल और उनके लिए हमको कोर की मसल्स और ट्रेपेजियस मसल्स को प्रोटेक्ट करने वाले आसन करने चाहिए जी। आजकल हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली इतनी कुछ जो ट्रैक पे चल रही थी वो ट्रैक से उतर चुकी है। इसकी वजह से हम कई गंभीर बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं, जिसमें कैंसर बहुत बड़ी गंभीर बीमारी चल रही है। क्या जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हैं इनका योग में कहीं ना कहीं कोई समाधान है? जी बिल्कुल। आप देखिए योगा में जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया हीलिंग थ्रू ब्रीथिंग, उसका जो कल्चर है वो इसीलिए। और कैंसर का भी हमारे शरीर पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, तो कैंसर नाम से हमारे ऊपर मन में जो डर है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अक्सर हमको ये सवाल पूछा जाता है कि योगा इस बीमारी में क्या फायदेमंद है, या फिर हम लोग आप देखिए योगा जब कोविड भी आया था तो बच्चों के साथ साथ फैमिली को भी हम लोगों ने कहा था कोविड कहा था। तो योगा का जो इम्पैक्ट है हमारे मन पे भी हो रहा है कि आप देखिए कैंसर जो है हमारे प्राणायाम ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर रहा है, हमारे माइंड के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, मानसिक रूप से सशक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शारीरिक तौर पे बात करी जाए तो कोई कैंसर का रोगी है तो उसको शारीरिक तौर पे योगा किस तरीके से कारगर परिणाम दे रहा है उनको? आपको ये चीज ध्यान रखना, कैंसर का जो रोगी है वो टीवी या फिर किसी मैगजीन के द्वारा योगा अभ्यास ना करे, एज ए डॉक्टर वो सुपरविजन ले। फिर वो लंग का कैंसर है या ओवरीज का है या और भी किसी ऑर्गन का कैंसर है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका योगा का जो प्रोटोकॉल है वो डिजाइन करते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो प्राणायाम या फिर मेडिटेशन वाला, कि हीलिंग थ्रू ब्रीदिंग वाला जो कल्चर है उसके अंतर्गत रहना चाहिए। तो वो चीज़ हम ध्यान रखें, उसको इनहेल और एक्सेल पूरा प्रॉपर कराना है। उसके द्वारा जैसे लंग का कैंसर है, एब्डोमन है, फीमेल्स है उनको वेजाइनल कैंसर है या फिर सर्वाइकल कैंसर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग योगा प्रोटोकॉल को डिजाइन करके वो सारी चीज़ें करते हैं। आजकल करीब करीब सारे घरों में डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के पेशेंट मिल जाते हैं। उनको लेकर उनके लिए क्या कोई स्पेसिफाई योगा वगैरह है? देखिए हम लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये देखिए एनसीडी या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन आप देखिए इनका जब हमारे समाज में प्रादुर्भाव हुआ तो उनके लिए हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ही है, और योग जो है हमारे जीवन शैली का एक पार्ट है। तो आप देखिए ज्यादातर लोगों के साथ क्या हो रहा है, जब वो जिम में जा रहे हैं तो बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं या ट्राइसेप्स कर रहे हैं, उसका इफेक्ट सिर्फ मसल्स के ऊपर आ रहा है। योग जो है वो ऑर्गन के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन वो कब डालेगा, जब ब्रीथिंग के साथ आप उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। बाकी मूवमेंट तो हम अपनी बॉडी का कर रहे हैं, ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट आए तो ब्रीथिंग के साथ कोऑर्डिनेट करें। डायबिटीज के आप देखिए पैंक्रियाज के लिए हम लोग वक्रासन का उपयोग कर रहे हैं, मरीच्यासन कर रहे हैं, मंडूकासन का अभ्यास करते हैं, ये सारे कर सकते हैं। थायराइड के लिए हम लोग उज्जयी प्राणायाम कराते हैं। बीपी के लिए हम लोग शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम, इन सब का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है तो क्या वो उस स्थिति में प्राणायाम वगैरह कर सकता है, अनुलोम विलोम? जी बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट जो बेसिक आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमारे राइट और लेफ्ट दो नोस्टिल हैं। जो लेफ्ट नोस्टिल है उसको हम चंद्रभेदी या चंद्रनाड़ी कहते हैं, राइट को सूर्यभेदी कहते हैं। जो लेफ्ट है वो हमारा ठंडा है और राइट जो है वो गर्म है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको हाई बीपी की शिकायत है या हमारे सीनियर सिटीजन है, हमारे पास घर में कोई मेडिसिन भी नहीं है, तो मैंने क्या बताया, लेफ्ट जो है हमारा चंद्रमा है मतलब ठंडा, तो हमको उसको चंद्रभेदी प्राणायाम कराना है। मतलब राइट को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल, वापस लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करेंगे। इसी तरह से किसी को हाइपर एसिडिटी गैस, तो वो भी पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भी ठंडे के लिए हमको चंद्रभेदी एक्टिवेट करना है। तो ये चीज हम ट्राई करके भी देख सकते हैं कि मान लो सीनियर सिटीजन है घर में हमारे पास और हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं, तो हम रात को क्या करें, तो आप 10 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम करके देख लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करें, इनहेल, और राइट से एक्सहेल, तो इस तरह से उसका उपयोग। मैक्सिमम ये योग करने का जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए? एक जैसे एक योगाभ्यास है, जैसे 10 योग कर रहे हैं हम, तो प्रत्येक को इक्वल टाइम दें या फिर सबको एक कंबाइंड रूप से? योग में वो चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको यथाशक्ति और यथा सामर्थ्य करना है। अच्छा। लेकिन योग में भी आपको ध्यान रखना, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेबिलिटी उसका 80% देना है। हम क्या कर रहे हैं, कोई आसन हो रहा है तो पूरी बेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन उस आसन में होल्ड नहीं कर पाते, एक ही दिन में सब कुछ सारा करना चाहते हैं। तो इंच बाय इंच और डे बाय डे ग्रो होने वाली चीज है योग। ऐसा नहीं है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक की तरह नहीं है कि आप लोग हैशटैग के लिए या फिर सामने वाले व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं। योग जो है वो एक्सप्रेशन के लिए है, इंप्रेशन के लिए किसी भी योग की जो एक्सरसाइज है उसको मैक्सिमम 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट
जी, शुरुआत आपको यथाशक्ति 2 मिनट 3 मिनट इससे करनी है। अब कोई व्यक्ति आके कहता है कि मैं 250 राउंड कपालभाति करता हूं, लेकिन शुरुआत उसको पहले 50 राउंड से करनी है। सूर्य नमस्कार भी 50 राउंड बाद में जाना है, पहले 10 और 11 राउंड से ही शुरुआत करें। मतलब खुद की कैपेसिटी के कैपेसिटी भी, आयु भी और अपनी अवस्था भी, कि वो एज के कौन सी अवस्था में और उसको कोई डिजीज भी नहीं, इन सारी चीजों को एड ऑन करके यथाशक्ति और यथा सामर्थ्य 2 वर्ड आपको ध्यान रखने, उसके अकॉर्डिंग आपको योगाभ्यास करना है। आजकल बाईपास सर्जरी भी काफी हो रही है, तो बाईपास सर्जरी की वे जो हमारे रोगी हैं, जो पेशेंट है जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, अगर वो उस अवस्था में योग करे तो उनके ऊपर कुछ नुकसान? देखिए, आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्योंकि आजकल ये जो पेशेंट है बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, किसी को हार्ट का स्टेंट डला है या कार्डियक की बाईपास हुई है, तो उसमें दिक्कत क्या है। अब उसको पता तो है कि ये प्राणायाम हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन उससे पहले कितना जरूरी है, बाद में कितना जरूरी है, समझना जरूरी है। मान लिया आज कोई व्यक्ति बाईपास करा के आया और कल से मैं उसे सूर्य नमस्कार के लिए कहता हूँ, तो वो तो वैसी स्थिति है जैसे कोई घोड़ा थका हुआ और मैं चाबुक मार के उसे कह रहा हूँ कि आप सूर्य नमस्कार करें या फिर प्राणायाम करें। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कार्डियक पेशेंट है तो उसे कम से कम 1 से 2 महीने अपनी बॉडी की रूटीन एक्टिविटी करने के लिए नॉर्मलाइज होने देना है। उसके बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति और भस्त्रिका कर रहे हैं तो डॉक्टर के सुपरविजन में करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में और हीट जनरेट करता है और हार्ट के ऊपर इंपैक्ट डालता है। वो कपालभाति भस्त्रिका हमारे स्टंट से या फिर बाईपास से पहले तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपका हार्ट का ऑपरेशन हो गया तो एज ए डॉक्टर के सुपरविजन, जो मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राणायाम और सारे आसन कर रहे हैं। हम समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कई प्रकार की उलझनें हमारे चारों तरफ रहती है, कई प्रकार की हमारी समस्याएं रहती है। हम उन उलझनों में गिर जाते हैं और मानसिक तौर पे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इस वजह से काफ़ी मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें योग किस तरीके से सहायक भूमिका निभा सकता है? देखिए, योग तो सबसे क्योंकि उस कंडीशन से निकलना बहुत मुश्किल रहता है। देखिए, सबसे पहले तो हमको स्ट्रेस को समझना जरूरी है। स्ट्रेस होता सबको है, पर मानता उसे कोई भी नहीं है। और लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना तो जरूरी है, पर स्ट्रेस होना तो जरूरी है, स्ट्रेस में बने रहना आपको जरूरी नहीं है। कि जीवन में आपको कुछ मोटिवेशन के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो चाहिए। जैसे आप देखिए, चारकोल का मैं एग्जांपल देता हूं, अगर उसको सही मात्रा में और सही दिशा में स्ट्रेस मिले तो डायमंड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस होना और स्ट्रेस में बने रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे अच्छा तरीका स्ट्रेस दूर करने के लिए आप लोग डीप ब्रीदिंग करें या फिर मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन में हमारे साथ सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात क्या है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति बुजुर्ग है या फिर जो व्यक्ति दुखी है वही मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में जो मेडिटेशन कर रहा है वो सामने वाले व्यक्ति को कैसे समझाए कि जितना आनंद और सुख उसको प्राप्त हो रहा है वो किसको भी नहीं हो रहा। तो मेडिटेशन की सिंपल 2 टर्म है, आप अपनी हार्ट बीट को लिसन करें और ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। सिर्फ 2 चीजें आप 10 मिनट या 5 मिनट करेंगे तो आप देखिए आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कितना दूर होने वाला है। जी, आपने मेडिटेशन का जिक्र किया, तो क्या योग और मेडिटेशन में कोई फर्क है? आप देखिए, योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो मेडिटेशन तो धीरे धीरे हम आगे की ओर जाते हैं कि हम अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, हार्ट बीट को लिसन करें। और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है जब वो मेडिटेट कर रहे हैं तो विचार आना बंद हो जाएंगे, निर्विचार की स्थिति हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता में मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब यह है कि आपके दिमाग में जो भी विचार आने उनको एक्सेप्ट करें, देन लेट इट गो, वो मेडिटेशन है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम जब मेडिटेशन करेंगे आधे घंटे 45 मिनट तो कोई भी विचार, तो वो वैराग्य की स्थिति प्राप्त होना तो इस ग्रस्त आश्रम में काफी मुश्किल है। अगर हम हार्ट बीट को लिसन करें, ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, जो विचार आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, देन लेट इट गो, वो वास्तविकता में मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन भी योग का ही एक पार्ट है, एक अंग है। आजकल की हमारी दुनिया में हम पूरी तरीके से, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, हम मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और इस मोबाइल के कारण हमारी जो एकाग्रता है वो कहीं ना कहीं भंग होने लगी है। हम जो याददाश्त है हमारी वो कमजोर होने लगी है। तो इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए क्या कुछ किया जाए? आप देखिए, पहले तो जैसे जिस तरह से डीजे, आरजे, ये सारे वीजे होते थे, तो डेस्क जॉकी, लेकिन अब जो डीजे है वो डिस्को जॉकी नहीं रहा है, वो डेस्क जॉकी बन चुका है कि सारे टाइम वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, मोबाइल पे टाइम कर रहा है। तो उसके लिए आप जरूरी है उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी कम हो चुकी है, क्योंकि रील्स जब हम देख रहे हैं तो बार बार हमको डोपामिन, डिमेंशिया का शिकार हो रहे हैं, कुछ भी याद नहीं रहता कि 10 मिनट पहले क्या कहा, क्या नहीं कहा। जी, तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम करें और डीप ब्रीदिंग। जितनी हम ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस करेंगे और खड़े रह के करने वाले आसन में, जैसे मैंने आपको ताड़ासन, वृक्षासन उनका बताए थे, वो भी हमारे ब्रेन और माइंड में कोऑर्डिनेशन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो आप देखिए, वृक्षासन का जब अभ्यास करेंगे तो सामने एक बिंदु पे ध्यान बनाना पड़ेगा, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसके लिए हमारा माइंड एक्टिवेट हो रहा है। तो वो सारी चीजें भी हमारे लिए सबकॉन्शियस माइंड में जरूरी है कि जब भी हम माइंड को काम लें तो उसको सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट करना है। ध्यान करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाता। मतलब 1 मिनट 2 मिनट तक बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी एक बिंदु की तरफ देखना।
तो उसमें आप देखिए ध्यान करना चाहता है, सफल नहीं हो पाता, उसके पीछे मेन रीजन यही है, वो एक्सेप्ट ऐसे कर रहा है कि जब भी वो ध्यान की स्थिति में बैठेगा तो उसके सारे विकार अचानक 2 मिनट में दूर होने वाले हैं। जबकि मैंने आपको क्या बताया कि जो भी विचार हमारे माइंड में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना, देन लेट इट गो, वो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान है। कि मतलब हम लोग 5 मिनट ध्यान की स्थिति में तो बैठे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे वास्तविक मन में वापस वही ईर्ष्या, द्वेष और सारी चीजें आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम लोग मेडिटेशन में जाना चाहते हैं। तो पहले जो योग की जो प्राइमरी शर्तें हैं कि यम नियम का पालन करें, सत्य बोलें, ईर्ष्या द्वेष इन सारी चीजों से दूर रहें, शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करें, जब ये सारी चीजें करेंगे और वो ध्यान में भले ही 5 मिनट या 10 मिनट भी बैठे, सिर्फ 2 ही चीजें करें, हार्ट बीट को लिसन करें, ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, जो भी विचार आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, देन लेट इट गो, वो उनका लाइफ है अपने आप चेंज होने वाली है। योग हमारे चारित्रिक जो उत्थान है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए योग तो हमारे लिए एज ए होल वो व्यक्तित्व निर्माण में भी सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। क्योंकि आप देखिए पहले हम नैतिक शिक्षा की बात तो करते थे, लेकिन आजकल वो सारी चीजें कम हो गई है। जब हम स्पिरिचुअल रूप से चाहे चैंटिंग के रूप में योगा में जा रहे हैं या मेडिटेशन के रूप में उसमें जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमको एहसास दिला रहा है कि कोई भी गलत काम हम कर रहे हैं तो कोई सबकॉन्शियस माइंड में हमको देख रहा है, और उसका जो कर्म जो माना गया उसका फल हमको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो एक बेहतर समाज के लिए और बेहतर व्यक्ति के लिए योग का करना काफी जरूरी है। जी, बेहतर समाज के लिए और बेहतर व्यक्तित्व निर्माण के लिए योग करना बहुत जरूरी है। हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको आप क्या कुछ योग का संदेश देना चाहेंगे? देखिए योग के बारे में आपको समझना जरूरी है कि सिर्फ दिन में एक बार करने के लिए या फिर योगा दिवस पे करने की वस्तु नहीं है, ये हमारे लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है। और इसमें भी आप कभी भी पास वाले व्यक्ति से अपने आप को compete ना करें कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है। आपने देखा होगा ABCD एक मूवी आई थी, एनीबडी कैन डांस, अगर उस चीज में हम लोग वाई जोड़ दें तो वो भी है एनीबडी कैन डू योगा, एनी बडी और एनी बॉडी। तो ये जो हमारा जो लेम एक्सक्यूज होता है कि मेरी बॉडी ऐसी है मैं योगा नहीं कर सकता, तो वो बिल्कुल गलत है। आप इंच बाय इंच डे बाय डे अगर करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ और जो मसल्स पावर जो मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड जो हमारा मसल्स फंड के रूप में है, वो आपका इंक्रीज होने वाला है। जी, हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप योग जरूर करें, खुद का और अपने आसपास वालों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ में इतनी गंभीर चीजों को हमें समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी राजस्थान के आज के विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।